अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़िज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स। तो आज तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, मैकेनिक्स के टाइप्स पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं मैकेनिक्स को। तो मैकेनिक्स जो हमारे पास होती है वो एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं मोशन के बारे में। तो मैकेनिक्स कैन बी डिफाइन एज दी ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स in which we study about मोशन। तो जब भी आप मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो एक फ़िज़िक्स की ब्रांच होती है जो कहलाती है मैकेनिक्स। फर्दर हम मैकेनिक्स को तकसीम करते हैं दो ब्रांचेज़ में, यानी कि पहले हम मोशन को डिफ़ाइन करेंगे यानी कि उसके पैरामीटर के बेसिस पे विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स, और दूसरे ब्रांच में हम फोर्स का काज डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिक्स जो है उसको फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं दो ब्रांचेस में, एक कहलवाती है काइनेमेटिक्स और दूसरी मैकेनिक्स की जो ब्रांच है वो कहलवाती है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स जो होती है वो बेसिकली डील करती है मोशन के साथ ही, लेकिन इस काइनेमेटिक्स के अंदर हम सिर्फ जो है मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स। सो काइनेमेटिक्स में हम स्टडी तो करते हैं मोशन को, स्टडी अबाउट मोशन विदाउट रेफरेंस ऑफ काज। अब मोशन का जो काज होता है वो बेसिकली होता है फोर्स। आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स के अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मोशन और रेस्ट, लेकिन ज़्यादातर जब भी आप मोशन के पैरामीटर्स की बात करते हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर ऑफ मोशन। तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं मोशन के जो विदाउट फोर्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले होता है डिस्टेंस, उसके साथ साथ हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, ये काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। नंबर सेकंड जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा स्पीड, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को। तो नंबर थर्ड टॉपिक जो हमारे पास होगा वो बेटा होगा एक्सीलरेशन। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम विदाउट डिफरेंस ऑफ फोर्स के डिस्कस करेंगे। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होगा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है वो फोर्स के बगैर पैदा होती हैं, ठीक है। फोर्स के बगैर कभी भी मोशन पैदा नहीं हो सकती, ठीक है। वो बात हो सकती है कि वो मोशन जो फोर्स हो वो यूनिफॉर्म हो या एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है। अच्छा जी, दूसरी जो हमारे पास ब्रांच होती है वो कहलवाती है डायनामिक्स। डायनामिक्स भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं मोशन के बारे में, लेकिन वहाँ पे हम मोशन के काज को डिस्कस करते हैं। तो ये ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर हम स्टडी अबाउट मोशन विथ रेफरेंस ऑफ इट्स काज। काज का मतलब यहाँ पे हम फोर्स ही कंक्लूड करेंगे। तो जब आप फोर्स को कंसीडर करके स्टडी करें मोशन को तो वो कहलवाती है डायनामिक्स। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जैसे कि फोर्स, इम्पल्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंटम, फिर हम पढ़ेंगे टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंड बहुत सारे टॉपिक्स और भी हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम बेसिकली ये दो टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन इन टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें इन दो चीज़ों का पता होना चाहिए, रेस्ट और मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में कब कहलवाता है, तो एक टर्म आपने ज़रूर पढ़ा होगा, पोजीशन। ये पोजीशन क्या होती है, ठीक है। तो पोजीशन को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि कोई एक पार्टिकल है, जैसे ये गाड़ी है, अगर आपसे इस गाड़ी की पोजीशन पूछी जाए तो पोजीशन आप कैसे बताएंगे। तो पोजीशन के लिए हमेशा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है इसकी लोकेशन, कि आप इसकी पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है, जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो अभी गाड़ी जो है किसी एक सर्टेन पॉइंट पे है जिसको हम पी के साथ रिप्रेजेंट करें, और ये ऑब्जर्वर है जिसको हम ओ के साथ रिप्रेजेंट करें। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर हम कहेंगे इस गाड़ी की जो पोजीशन है वो इसके हिसाब से ये पोजीशन कहलवाएगी। एक एरो के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर का नाम देंगे हम। तो ये ओपी जो होगी ये रिप्रेजेंट करेगी इस गाड़ी की पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर इसी गाड़ी की पोजीशन इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम दूसरे तरीके से भी बयान कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज करते हैं हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर किया है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। अब अगर हम इस गाड़ी की पोजीशन को मेजर करें विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, और हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर पे खड़ा हुआ है, तो इस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये जो होगी इसकी ओरिजिन कहलवाएगी, ठीक है। तो ओरिजिन वाली पॉइंट पे एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू भी 0 और जेड का वैल्यू भी 0 होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट की बात करें, पी पॉइंट, तो पी पॉइंट में अगर आप देखें तो गाड़ी इसके रेस्पेक्ट में एक्स में थोड़ा आगे है। कितना आगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलवाएगा एक्स का वैल्यू। और वाई में भी है ये, अगर आप देखें तो गाड़ी की पोजीशन जो है वो आपको वाई में भी दिखाई देगी। अगर ये गाड़ी थोड़े पेज से यहाँ पे है, सपोज करें इस पॉइंट पे है, ठीक है, पेज से ऊपर है, तो इसका मकसद ये होगा कि एक्स के अंदर इसका वैल्यू भी होगा, वाई के अंदर भी होगा और जेड के अंदर भी होगा। यहाँ पे अगर आप इसको ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस पी के बाद एक्स का वैल्यू भी होगा, यहाँ पे वाई का वैल्यू भी होगा और जेड का वैल्यू भी होगा, ठीक है। तो गाड़ी की
पोजीशन को मालूम करने के लिए, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को ट्रेस करने के लिए आपके पास होने चाहिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके साथ एक रेफरेंस पॉइंट होनी चाहिए कि आप उसको कहाँ से मेजर कर रहे हैं। ज़्यादातर हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, वो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख सकते हैं हम किसी भी पॉइंट की, और पॉइंट इन स्पेस कैन बी represented by a position vector, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट की अगर आपको पोजीशन मालूम करनी हो तो उसके लिए हम एक पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है? पोजीशन वेक्टर बेसिकली हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है स्पेस के अंदर। पोजीशन वेक्टर के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी? एक चीज़ हमारे पास होनी चाहिए ओरिजिन, और दूसरी चीज़ होनी चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आप इसकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। ज़्यादातर जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिया गया होता है। ज़्यादातर हम इसको आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करेंगे एक पोजीशन वेक्टर है, जैसे गाड़ी की पोजीशन ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा था, तो पोजीशन वेक्टर के अंदर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे एक्स, वाई और जी। एक्स को अगर आपको डायरेक्शन देना है तो आई यूनिट वेक्टर, वाई को जे और जेड को डायरेक्शन देने के लिए हम के वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें मिल गया यहाँ पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब आते हैं हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं वही गाड़ी कंसीडर कर रहा हूँ कि ये गाड़ी है जो एक स्टॉप पे खड़ी हुई है, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम स्टॉप ए। अब इस गाड़ी को एक बंदा है जो ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे खड़ा हुआ है बंदा जो इस गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज करते हैं t = 0, जब टाइम 0 था तो इसने इस गाड़ी की एक पोजीशन मेजर की, और इसके रिस्पेक्ट में गाड़ी की जो पोजीशन है वो है r1। r1 का मतलब ये है कि इस गाड़ी की पोजीशन इसके हिसाब में x में भी होगी। सपोज करें x में ये 2 मीटर आगे है, y में 3 मीटर और z में भी 3-4 मीटर आगे है, ठीक है। तो r1 जो है वो होगा xi + yj + zk, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, लेट्स सपोज आफ्टर t = 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद जब ये ऑब्जर्वर देख रहा है, इस गाड़ी को चेक कर रहा है, अगर इसकी पोजीशन r1 सेम ही रहे तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि गाड़ी जो है उसकी जो स्टेट है वो कहलवाएगी रेस्ट। क्यों रेस्ट कहलवाएगी? क्योंकि टाइम गुजरने के बावजूद भी जो गाड़ी की पोजीशन है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर ये चलना शुरू हो जाए तो फिर कुछ चेंज आ सकता है, ठीक है। हम वो कंडीशन कंसीडर करें कि इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस गाड़ी की जो पोजीशन थी, पोजीशन जो वेक्टर था वो चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं रेस्ट को। रेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे हम? व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ये चीज़ लिखना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप ऑब्जर्वर के बगैर नहीं बता सकते, ठीक है। तो रेस्ट कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर डज नॉट चेंज, देन स्टेट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एट अ रेस्ट स्टेट। तो आपको रेस्ट कंडीशन इसको कह सकते हैं कब? जब उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन हो, देखने वाले की नज़रिए के हिसाब से अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो आप उसको रेस्ट भी कह सकते हैं। इस ऑब्जर्वर को मुख्तलिफ बुक के अंदर अलग अलग नाम से दिया जाता है। इस ऑब्जर्वर को आप सराउंडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। इस ऑब्जर्वर को आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। ये चीज़ जो हमने ऊपर लिखी थी ये बेसिकली इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली हमारे पास ये एक सिस्टम होता है जिसके ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर सिर्फ ये x, y, z नहीं होते, एक चौथी चीज़ भी हम ऐड करते हैं इसके साथ, वो होता है टाइम, ठीक है। तो अगर आपके पास x, y, z और टाइम हो तो उस कंडीशन में इस कंप्लीट सेट को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके जी, तो यहाँ तक हमने ये चीज़ डिस्कस की कि रेस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं मोशन को डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे। मोशन, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगा। अगेन सपोज करते हैं ये एक बॉल की हम यहाँ पे मिसाल ले रहे हैं। ये एक बॉल है जो एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले ही कंडीशन में इस बॉल की जो लोकेशन है वो मैं ए के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इस बॉल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से कोई एक बंदा है जो इस बॉल की लोकेशन को ट्रेस कर रहा है। अब इसको ये दिखाई दे रहा है कि इस बॉल की जो यहाँ पे पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं r1 के साथ एट t = 0। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद ये चेक कर रहा है कि जब 1 सेकंड गुजरा, सपोज करते हैं बॉल की पोजीशन यहाँ पे आ गई। जब t = 2 सेकंड गुजरे तो बॉल की पोजीशन यहाँ पे आ गई। जब t = 3 सेकंड टाइम गुजरा तो बॉल की पोजीशन यहाँ पे आ गई। तो अब अगर इसके रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो t = 1 पे बॉल की जो पोजीशन थी वो ये थी, t = 2 सेकंड पे बॉल की पोजीशन ये थी, और t = 3 सेकंड पे इस बॉल की पोजीशन ये थी। तो हम कह सकते हैं इस बॉल की जो पोजीशन है वो इसके नज़रिए के हिसाब से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बार बार जो है वो चेंज हो रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सराउंडिंग, तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम कहते हैं मोशन, ठीक है। यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं ये जो बॉल था इसके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी पोजीशन जो थी वो x, y
और Z थी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी पोजीशन जो है वो जो थी वो चेंज हो जाएगी। अगर ये R1 है तो ये R2 कहलवाएगा। अब ये हो जाएगा X2 Y2 प्लस Z2। यहाँ पे इसकी पोजीशन जो होगी वो R3 हो जाएगी, जो कहलवाएगी X3 Y3 प्लस में Z3। और यहाँ पे इसकी पोजीशन जो थी वो R4 कहलवाएगी, जो यहाँ पे हो जाएगी X4 Y4 एंड Z4। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। चलो इसको एक मिसाल के जरिए समझेंगे हम। सपोज करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट की हमें लोकेशन बताई जा रही है, इनिशियली लोकेशन बताई जा रही है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। हमें कहा जा रहा है कि इस की जो पोजीशन है वो हमें बताई जा रही है यहाँ पे 2, 3, 5। ये इसकी पोजीशन है। एक्स के अंदर 2, वाई के अंदर 3 और जेड के अंदर 5 पोजीशन है। एट टी इज इक्वल्स टू 0। कुछ टाइम के बाद टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो पी से क्यू हो गई। और क्यू पे हमें क्यू के अंदर जो इसका वैल्यू दिया जा रहा है वो सपोज करें हमारे पास है 3, 4, 6। ये वैल्यू हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट की ये जो हमें पोजीशन बताई जा रही है 2, 3, 5, डेफिनेटली ये हमें किसी ना किसी रेफरेंस के हिसाब से बताई गई होंगी। सपोज करते हैं ये हमें वैल्यू बताए गए थे इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिसको हम R1 का नाम दे रहे हैं। और ये जो Q वाली पॉइंट थी, यानी कि ये जो पॉइंट थी यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, किसी न किसी तरीके से गई होगी। सपोज करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कहलवाएगा यहाँ पे R2 होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन पहले R1, अब यहाँ पे R2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है चेंज। तो ये जो डेल्टा R होगी यहाँ पे, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगी चेंज इन पोजीशन को, और यही चीज़ कहलवाती है मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो उस चीज़ को हम कहते हैं मोशन। अब यहाँ पे हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, यहाँ आप इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कंसीडर कर सकते हैं, फ्रेम ऑफ reference. So when position of an object is changed with respect to the with respect to the observer frame of reference, then state of object is considered as motion. तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को हम मोशन में कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि रेस्ट और मोशन जो है वो आप बता सकते हैं इसकी मदद से, ऑब्जर्वर यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से ही आप रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे आप नहीं कह सकते कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन में। हो सकता हो अगर आपको कोई चीज़ मोशन में दिखाई दे तो दूसरे के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में भी हो सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अक्सर तौर आपने देखा होगा कि अगर ये एक गाड़ी है, ठीक है, अब ये गाड़ी आगे मूव कर रही है विथ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम जो है वो इस ट्री को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ट्री के पास आप भी खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये गाड़ी जिसको हम सी के साथ, ये ऑब्जर्वर ओ, इस ट्री को ट्री के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ दी पोजीशन ऑफ अ ट्री एट टी इज इक्वल्स टू 0, तो आप कहेंगे कि ये ट्री जो है वो आपसे सपोज करें 2 मीटर्स जो है पीछे। जब टाइम और गुजरेगा 2 सेकंड के बाद अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो इस ट्री की पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में हमेशा सेम ही होगी। लेकिन अगर एक बंदा इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, अब हम इससे पूछ रहे हैं जब टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 होगा तो वह कहेगा कि ये जो ट्री है ये सपोज करें इससे 10 मीटर आगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये गाड़ी आगे चली गई, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड के बाद। तो अब ये कहेगा कि इस ट्री की जो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में अभी चेंज हो रही है। तो अब ट्री तो यहीं पे है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ट्री जो है वो मुझसे 2 मीटर जो है पीछे। अब गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा है वो कह रहा है नहीं, ट्री जो है मेरे इसके रिस्पेक्ट में 200 मीटर से पीछे। तो कौन सही है? आप सही है या गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा? तो हम कहेंगे आप दोनों सही हैं। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये सही है और आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये सही है। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप इसके साथ गाड़ी में बैठ जाएं। जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो आप भी इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ट्री है ये पीछे जा रहा है आपसे। और अगर इसको लग रहा है गाड़ी के अंदर बंदे को, बैठे हुए बंदे को, कि आप गलत हैं, तो जब ये उतर के आपके साथ खड़ा हो जाएगा तो इसकी पोजीशन आप ट्री को वही दिखाई देगी जो आपको दिखाई दे रही थी, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ से हमें चीज़ पता चल गई कि डेल्टा आर जो थी वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन पोजीशन को, ठीक है। अब इसी चेंज इन पोजीशन को जब हम मेजर करते हैं तो वो चीज़ कहलवाती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन पोजीशन को जो मेजरमेंट करते हैं हम, मेजरमेंट, वो चीज़ कहलवाती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस को, फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। तो नाउ वी विल डिस्कस डिस्टेंस। डिस्टेंस किसको कहते हैं हम? इट इज़ मेजरमेंट। ये एक मेजरमेंट होती है किस चीज़ की? मेजरमेंट ऑफ चेंज इन पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना चेंज आया, चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन में किसी भी डायरेक्शन में चेंज आए तो उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं डिस्टेंस। चलो इसको समझते हैं डायग्राम के रेस्पेक्ट में। सपोज करते हैं ये एक गाड़ी है, ठीक है, जिसकी पहली जो पोजीशन थी इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, इस गाड़ी की जो पहली पोजीशन थी इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे R1 के साथ। कुछ टाइम के बाद ये गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक गई, ठीक है।
अब इस गाड़ी की जो पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे R2। अब आप देख सकते हैं कि गाड़ी की पहली पोजीशन P और दूसरी पोजीशन Q, R1 और R2, यहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी की पोजीशन में आया है चेंज, जिसको हम डेल्टा R के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो चेंज आई थी इसके अंदर, ये तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है। हो सकता है गाड़ी बिल्कुल सीधी गई हो सकता है गाड़ी कुछ इस तरीके से गई हो, या हो सकता है गाड़ी जो है वो कुछ अलग तरीके से भी गई हो। तीनों तरीकों को अगर आप फॉलो करें तो हर एक तरीके के अंदर इस गाड़ी ने एक पाथ कवर किया है। तो जितना भी इसने पाथ ट्रेवल किया है उसकी लेंथ की मेजरमेंट को हम कहते हैं बेसिकली डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को बेसिकली हम यहाँ पे दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं, डिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो जो भी टोटल पाथ कवर किया था ऑब्जेक्ट ने, उसकी मेजरमेंट को भी हम डिस्टेंस जो है वो कह सकते हैं। ओके, डिस्टेंस जो होता है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मकसद ये होगा कि इसके पास सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट, लेकिन डायरेक्शन इसके पास कोई भी नहीं होगा। ठीक है, रैंडम डायरेक्शन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। वैसे अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो डिस्टेंस जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है टोटल लेंथ के। सपोज करें जितनी भी लेंथ कवर की इस पार्टिकल ने, L1, L2, L3 अप टू LN तक, तो इसका मकसद ये हुआ कि डिस्टेंस जो है वो बेसिकली लेंथ की मेजरमेंट का ही नाम है। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं इसका जो ऐसा है यूनिट निकलेगा वो होगा मीटर, जिसको आप m के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो डिस्टेंस की जो डायमेंशन निकलेगी वो होगी m0 LT0। तो ये डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा यहाँ से डिस्टेंस का। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं d के साथ, s के साथ, यहाँ आप इसको x या h के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कोई भी एक सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस को s के साथ लिख रहे हैं तो जहाँ भी आप डिस्टेंस को लिखेंगे तो आप s के साथ ही लिखेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे डिस्टेंस को किसी और लेटर के साथ रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि d के साथ, तो आप डिस्टेंस के सामने d यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस s या d के साथ आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके जी, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम डिस्टेंस के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो डिस्टेंस के को कैलकुलेट हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशन के बेस में अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद करनी होंगी। जैसे कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, लेकिन ये बट इट कैन ज़ीरो आर पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो और पॉजिटिव हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस जीरो कब होगा। अब जीरो डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो का मतलब होगा बॉडी एट अ रेस्ट। बॉडी एट अ रेस्ट, जब बॉडी मूवी नहीं करेगी तो उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं होगी। जब पोजीशन चेंज नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो जीरो कहलाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और उस कंडीशन डिस्टेंस हमेशा उसका पॉजिटिव वैल्यू ही कहलाएगा। सो हम ये चीज़ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर मूविंग पार्टिकल distance can never be zero but always positive इन वैल्यू। तो उसका वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव के अंदर आएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, ये एक गाड़ी है जो एक स्टॉप से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, फिर चौथे स्टॉप तक जा रही है। सपोज करें यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने लेंथ कवर की, पहली लेंथ 10 किलोमीटर, उसके बाद इसने दूसरी लेंथ कवर की 5 किलोमीटर, उसके बाद तीसरी लेंथ इसने कवर की सपोज 6 किलोमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कहलाता है। तो पहली लेंथ 10, दूसरी 5 और तीसरी 6। तो टोटल लेंथ कितनी है? ए से लेके बी तक एक लेंथ ये हो गई, फिर बी से लेके सी तक, और जो लास्ट लेंथ है यहाँ पे वो है सी से लेके डी तक। तो सबको ऐड करेंगे। ए से लेके बी तक जो लेंथ थी यहाँ पे वो थी 10, बी से लेके सी तक जो लेंथ हमें गिवन है वो है 5, और सी से लेके डी तक जो हमें लेंथ गिवन है वो यहाँ पे है 6। तो टोटल जो डिस्टेंस इसका आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10, 5, 15, 15 और 6 ये हो जाएगा 21 किलोमीटर। ठीक है, चलो दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर हम डायरेक्शन को चेंज करें तो फिर क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये गाड़ी है जो मूव कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, और ये 4 किलोमीटर का इसने मुफासला तय किया, फिर यहाँ से टर्न होके ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, 3 किलोमीटर यहाँ पे गई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि सपोज करें गाड़ी ए से लेके बी, बी से लेके सी तक गई, तो हमसे पूछा जा रहा है बताएं इस गाड़ी की डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम ए टू सी। सो ए से लेके सी तक इसका हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस का सिंपली फार्मूला होता है टोटल लेंथ। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 लेंथ कवर की है गाड़ी ने, ए से लेके बी तक, और दूसरी जो थी वो बी से लेके सी तक। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, ए से लेके बी तक था 4 किलोमीटर और बी से लेके सी तक था 3 किलोमीटर। तो 4 और 3 हो जाएंगे यहाँ पे 7 किलोमीटर। तो ए से लेके सी तक जो गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है यहाँ पे? 7 किलोमीटर। ओके, क्या अगर गाड़ी ए से लेके सी तक जा रही है तो डिस्टेंस का हमें एक ही वैल्यू मिल सकता है? कोई कंडीशन नहीं। डिस्टेंस का 2 पॉइंट्स के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस कैन हैव एनी वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का कोई भी वैल्यू हो सकता है।
जीरो नहीं होगा ड्यूरिंग मोशन और नेगेटिव भी नहीं होगा। कैसे? मिसाल के तौर पे अगर हम इसको इस तरीके से कंसीडर करें, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, अगर ए से लेके बी तक गाड़ी कुछ इस तरीके से जा रही है, तो सपोज़ करें इस कंडीशन में इसने डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर। अब अगर गाड़ी बिल्कुल सीधी जाए इस तरीके से, तो सपोज़ करें यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, डेफिनेटली ये कम पाथ होगा। लेकिन अगर गाड़ी कुछ इस तरीके से जाए, इस पाथ को कवर करे, तो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो सपोज़ करते हैं ये हो गया 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी ए से लेके बी तक गई है, ठीक है। दोनों जो है वो सेम पॉइंट से, लेकिन डिस्टेंस का जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का वैल्यू जो है वो हमेशा डिफरेंट आ सकता है। एक चीज़ और, क्या डिस्टेंस का वैल्यू कभी कम हो सकता है ड्यूरिंग मोशन? So value of a distance can never be reduced with respect to टाइम। टाइम के हिसाब से डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता ड्यूरिंग मोशन, क्योंकि वो पाथ तो कवर करेगा ना कम या ज़्यादा, तो डिस्टेंस का वैल्यू कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता ड्यूरिंग मोशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके अंदर कुछ और कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाए फॉर वन ऑसिलेशन, फॉर वन वाइब्रेशन, तो वन वाइब्रेशन के अंदर जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें हमने एक ब्लॉक लगा दिया, तो ये पहली कंडीशन में ये रेस्ट पे होगा, x = 0, ऐसे मोशन में आपने पढ़ा होगा। तो सपोज करें इसको हम कुछ फोर्स लगा के एक्सट्रीम पोजीशन पर तक लेके जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे जो x होती है ये सबसे ज़्यादा होती है पॉजिटिव, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो x होगी वो x डैश को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन हमें पता है यहाँ पे अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये जो है वो SHM मोशन परफॉर्म करेगी, पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ से ये गई, फिर यहाँ पे मीन पोजीशन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर ये वापस आएगी। तो ये कंप्लीट जर्नी कहलवाएगी इसकी वन वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन के अंदर ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा? आप यहाँ से देखें, अगर आप यहाँ से चेक करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक x ये हो जाएगी, दूसरी x ये, तीसरी x ये और चौथी x ये। इसका मतलब होगा कि वन वाइब्रेशन के अंदर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 4x, ठीक है। तो 4x ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करेगा, सॉरी, इन वन वाइब्रेशन। अगर हम वन साइकिल की बात करें, फॉर सर्किल, तो अगर कोई पार्टिकल है जो एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है तो उसके अंदर डिस्टेंस कितना होगा? सपोज करिए एक पार्टिकल है जो एक सर्किल जो है वो कंप्लीट कर रहा है, तो जितना भी इस सर्किल का पाथ होगा वही उसका डिस्टेंस कहलवाएगा। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस बराबर हो जाएगा यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। अब अगर इस सर्किल का रेडियस हम r कंसीडर कर रहे हैं तो इसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा 2πr। तो सर्किल के लिए अगर कंप्लीट सर्किल की बात करें तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा सिंपली 2πr। ओके, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल हाफ सर्किल, 1/4 सर्किल या 3/4 सर्किल कंप्लीट करे तो उस कंडीशन में हम डिस्टेंस को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हमारे पास एक फार्मूला होता है, शॉर्टकट फार्मूला होता है फॉर सर्किल। अगर कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करा है तो उस कंडीशन में जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो वो डिस्टेंस बराबर होगा n × सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। यहाँ पे n जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या साइकिल को, कितना साइकिल उसने कंप्लीट किया, और c जो होगा वो कहलवाएगा यहाँ पे सर्कमफ्रेंस को। तो हम n मल्टीप्लाई करेंगे, सर्कमफ्रेंस जो होगा वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2π × r के साथ। तो सपोज करते हैं यहाँ पे जब हम वन रिवोल्यूशन की बात करेंगे, एक रिवोल्यूशन जब पार्टिकल ने कंप्लीट किया, किसी भी पार्टिकल ने, कोई गाड़ी या कोई पार्टिकल जो, जैसे कि आपके पास एक रस्सी हो, रोब हो, जिसके लास्ट में आपने पत्थर को बांध दिया है, अब आप उसको घुमा रहे हो, ठीक है, सर्कुलर ट्रैक में। जब एक रोटेशन वो कंप्लीट करेगा, यहाँ जो सीलिंग फैन होते हैं हमारे घर में, तो वो जब फैन जो है वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। जब 2 रोटेशन करेगा, 3, तो ये चीज़ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे जैसे कि हमें पता है रोटेशन बताई जा रही है, n का वैल्यू हो जाएगा 1 × 2πr। तो डिस्टेंस मिल जाएगा हमें यहाँ पे 2πr। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में यह कहा जाए कि हाफ रोटेशन या हाफ रिवोल्यूशन, पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो इसने कितनी रिवोल्यूशन कंप्लीट की? 1/2 रिवोल्यूशन, यानी कि 0.5 रिवोल्यूशन। तो इस कंडीशन में इसका डिस्टेंस कितना बनेगा? तो हम कहेंगे डिस्टेंस यानी कि n जो कंडीशन थी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ पे अब कंप्लीट नहीं रह सकते क्योंकि रिवोल्यूशन यहाँ पे हाफ हुई है, तो n की जगह पे हम रखेंगे 1/2 × 2π × r, ठीक है। r इसका ये रेडियस कहलवाएगा। तो दो में से 2 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा πr। तो हाफ सर्किल के लिए यानी कि सेमी सर्किल के जरिए जो अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो वो हो जाएगा πr। अब तीसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि अगर पार्टिकल यहाँ से गया और उसने 3/4 रिवोल्यूशन कंप्लीट की, यहाँ से पार्टिकल गया ए से लेके बी तक, और अगर उसने 3/4 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया यानी कि 75% अगर उसने रोटेशन कंप्लीट की है, तो उस कंडीशन में उसका डिस्टेंस कितना होगा? तो हम कहेंगे रिवोल्यूशन इसने कंप्लीट की है 3/4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल से, तो ये बराबर हो जाएगा 2π × r के साथ। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। तो इसका टेबल इसमें लग सकता है, ये बराबर हो जाएगा 3/2πr के, ठीक है। यहाँ पे इसको सिंपली 3/4 × c के साथ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस जो है वो सर्कुलर ट्रैक का मालूम कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। ओके, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब क्या है?
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट के। अभी तक तो ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन जब ये पढ़ेंगे तो इसको कंपैरिजन करेंगे। अच्छा जी, अगर हम इसके रेशो की बात करें यहाँ से, तो डिस्टेंस का अगर हम रेशो निकालें विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमेशा ज़्यादा आएगा 1 से, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हमें याद होनी चाहिए, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में ये चीज़ जो है वो बार बार पूछी जाती है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें से कुछ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज करते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक गाड़ी है जो मूव कर रही है ए से लेके बी तक, कुछ इस तरीके से। अब इसने डिस्टेंस कवर किया, सपोज करते हैं 6 मीटर। फिर यहाँ से ये आगे जा रही है, सपोज करिए तो ये पॉइंट, ये बी से लेके सी तक गाड़ी आगे जा रही है और कवर कर रही है 3 मीटर। फिर यहाँ से सी से लेके डी तक फिर ये गाड़ी आगे गई, अब ये इसने कवर किया यहाँ पे 2 मीटर। फिर गाड़ी थोड़ी ऊपर गई है, यहाँ से 4 मीटर ऊपर गई, और उसके बाद टर्न खा के फिर से गाड़ी जो है वापस आ रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, लेंथ कवर किया है, वो है 8 मीटर। तो ये ए बी सी ये पॉइंट कहलवाएगी डी ई, और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं एफ। तो हमें गाड़ी का डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम ए टू एफ, ए से लेके एफ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सिंपली हमें पता है कि डिस्टेंस जो है वो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कहलवाता है। तो जितनी भी इसने लेंथ कवर की है उसको हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ये एक डिस्टेंस ये था 6 मीटर, प्लस में बी से लेके सी तक यहाँ पे है 3, प्लस में सी से लेके डी तक ये हो गया 2, प्लस डी से लेके ई तक ये हो गए 4, और ई से लेके एफ तक ये हो गए सिंपली 8। अब अगर हम इन सबको कंप्लीट ऐड करें तो ये कितना आंसर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 3 9 9 10 11, 11 और 4 ये बन जाएंगे 15, 15 और 8 ये बन जाएंगे 23, यानी कि ए से लेके एफ तक जो डिस्टेंस बन रहा है यहाँ पे वो है 23 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ एक नोट करें, यहाँ पे हम डायरेक्शन को ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो ए से लेके बी तक गाड़ी जो है वो ईस्ट में गई थी, फिर बी से लेके सी तक नॉर्थ में, फिर सी से लेके डी तक ईस्ट, फिर डी से लेके ई तक यहाँ पे नॉर्थ में, फिर ई से लेके एफ तक जो गाड़ी गई है वो वेस्ट में गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हर 2 पॉइंट्स के बीच में गाड़ी की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही, इसीलिए हम इसको डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट किसको हम कहते हैं, तो बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है ये एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, जिसको आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये एक गाड़ी थी जो जिसने अपनी पोजीशन चेंज की। पहली पोजीशन जो थी इसको हम R1 का नाम यहाँ पे दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। इसकी पहली पोजीशन जो है वो R1 है। अब गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक गई, अब इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस गाड़ी की पोजीशन चेंज हो गई R1 से R2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो गाड़ी की पोजीशन में चेंज आया है। हो सकता हो गाड़ी इस तरीके से गई, हो सकता हो किसी भी तरीके से, लेकिन हमें जो चेंज यहाँ पे कंसीडर करनी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे डेल्टा आर के ऊपर हम लगा देंगे एरो, यानी कि ये जो चेंज आया है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आया है। तो हम कहेंगे इसको चेंज ऑफ पोजीशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। यही चीज़ कहलवाती है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ को हम कहते हैं, ये बेसिकली चेंज होती है पोजीशन के अंदर किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ये चेंज किसके बराबर होगी, अगर आपने वेक्टर्स चैप्टर पढ़े हैं तो आपको पता होगा एडिशन ऑफ वेक्टर। एक रूल पढ़ा होगा आपने, हेड टू टेल रूल। सपोज करें ये वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है ये बी। पहले वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल से अगर ज्वाइन हो रही हो तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है जिसको हम सी कहते हैं वो बराबर होता है ए प्लस बी के। इसी तरीके से हम यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर ये R1 वेक्टर है, ठीक है, और अगर इसको हम R2 वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो R1 वेक्टर की जो हेड है वो इस डेल्टा R वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे R1 हेड हो रहा है डेल्टा R के साथ बराबर, ये कहलवाएगा इसका रिजल्टेंट इस कंडीशन में, तो ये हो गया R2। लेकिन हमें तो यहाँ से डेल्टा R चाहिए, तो निकाल सकते हैं डेल्टा R बन जाएगा यहाँ पे R2 माइनस में R1। तो ये चीज़ कहलवाती है यहाँ पे बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है जो डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे। ये R2 जो थी ये थी फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और R1 जो थी वो थी इसकी इनिशियल पोजीशन। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गई कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, क्यों हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे, चेंज इन पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और बेसिकली हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सबसे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो जब आप इसको पोजीशन वेक्टर कह रहे हैं, ये बेसिकली ये डेल्टा आर जो है वो चेंज इन पोजीशन, जब इसको मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ कहलवाएगी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर। एक चीज़ और याद करनी चाहिए आपको, डिस्टेंस के अंदर भी पोजीशन चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी पोजीशन चेंज होती है। डिस्टेंस के अंदर सिर्फ जो पोजीशन चेंज होगी वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में जो पोजीशन में चेंज आएगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना चाहिए। अब इसको हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे, एग्जाम्पल के जरिए पे हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करें। सपोज करें यहाँ पे एक गाड़ी है, ठीक है, जो आगे मूव कर रही है
4 किलोमीटर इसने डिस्टेंस अपनी पोजीशन चेंज की इन ईस्ट डायरेक्शन। कुछ टाइम के बाद इसने टर्न लेके ऊपर की तरफ गाड़ी गई, नॉर्थ की तरफ, और अब इसने जो अपनी पोजीशन चेंज की वो है 3 किलोमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है अगर गाड़ी ए से लेके बी फिर बी से लेके सी तक गई है तो हमसे पूछा जा रहा है बताएं गाड़ी की पोजीशन कितनी चेंज होगी। तो ये कहलवाएगी R1 और ये चीज़ हो जाएगी R2। अब पोजीशन जो चेंज हुई है वो है ये जो कहलवाएगी डेल्टा R। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताना है और इसका डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस तो इसका इजीली बता सकते हैं यहाँ से, थोड़ा इसको नीचे कर दें। ओके, सो यहाँ से आप इसका डिस्टेंस इजीली बता सकते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है टोटल लेंथ के, तो ए से लेके बी तक लेंथ प्लस में बी से लेके सी तक लेंथ, तो इसकी डिस्टेंस बन जाएगा ए से लेके बी तक जो इसकी लेंथ है बेसिकली वो थी यहाँ पे 4 किलोमीटर, प्लस में बी से लेके सी तक जो इसकी लेंथ है वो है 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बन जाएगा इसका 7 किलोमीटर। अब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करें। याद रखें डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको मालूम करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिजल्टेंट। जब वेक्टर्स एड या सब्ट्रैक्ट हों तो उसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम रिजल्टेंट वेक्टर जो है इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड मालूम करना हो, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको हम लिख रहे हैं डेल्टा R के साथ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 कॉस थीटा। ये एक ऐसा फार्मूला है जो जितने भी डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप इस एक फार्मूले के जरिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, इसके बीच में जो थीटा है बेसिकली थीटा रिप्रेजेंट करेगा एंगल को। इसके बीच में एंगल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे कि अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें तो इनिशियल पोजीशन जो है इसकी वो है 4 किलोमीटर और जो फाइनल पोजीशन है वो है 3 किलोमीटर। तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच में जो एंगल बन रही है यहाँ पे वो है 90 डिग्री। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ सकता है। R1 का वैल्यू रखेंगे जो है 4 का स्क्वायर प्लस में R2 जो है 3 का स्क्वायर प्लस में 2 R1 R2, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और एंगल जो हम पुट करेंगे वो हो जाएगी cos 90, ठीक है। अब cos 90 आपको पता है 0 के बराबर होता है, तो ये सारा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये बन जाएगा 25 का अंडर रूट निकलेगा 5 किलोमीटर। यानी कि जो इसकी पोजीशन के अंदर चेंज आया है अगर आप उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करें तो वो आ रहा है 5 किलोमीटर। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गई कि इसका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर और जो डिस्टेंस है वो आ रहा है यहाँ पे 7 किलोमीटर। तो ये चीज़ हमने पहले भी लिखी थी डिस्टेंस वाले टॉपिक में कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा बनिस्बत डिस्प्लेसमेंट में, इस केस में, ठीक है। कभी ये बराबर भी आ सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि अगर ये एक गाड़ी है, ठीक है, जिसकी पहली पोजीशन सपोज करिए ए से लेके बी तक गाड़ी बिल्कुल सीधी गई। अब इसने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर, बी से लेके सी तक आगे बढ़ रही है गाड़ी, यहाँ तक पहुँची गाड़ी, ठीक है। तो ये इसकी पहली पोजीशन, यहाँ से इसको हम ऑब्जर्व करें ओ से, तो पहली पोजीशन थी इसकी 10 किलोमीटर। अब जो R2 जो सेकंड पोजीशन है वो है ये इसकी सपोज करते हैं यहाँ पे हम 5 किलोमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो सिंपली डिस्टेंस टोटल लेंथ हो जाएगा 10 + 5 = 15 किलोमीटर। लेकिन अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास वही फार्मूला होगा R1 + R2 × cos थीटा। सबसे पहले देखेंगे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन, पहले देखें पहली पोजीशन का जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट और फाइनल पोजीशन का भी जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट। तो आपको पता होगा जब भी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो तो उस कंडीशन में उसकी एंगल जो है वो 0 हम कंसीडर करते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि एंगल इसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो R1 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100, R2 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25 प्लस में 2 R1 R2 10 मल्टीप्लाई बाय 5। एंगल कितनी है इनके बीच में, एंगल हमने यहाँ पे कंसीडर की थी बेसिकली वो होती cos 0। अब cos 0 जो है वो बराबर होता है यहाँ पे 1 के साथ, ठीक है। तो फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 125 प्लस में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये बन जाएगा 100 अंडर रूट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा 225 अंडर रूट, ठीक है। 225 का अगर आप अंडर रूट निकालें तो ये बन जाएगा 15 किलोमीटर। यहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हो वेक्टर्स के अंदर तो बेटा आपको याद होगा कि जब भी दो वेक्टर्स इफ ए इज पैरेलल टू बी, ठीक है, तो उस कंडीशन में इन दोनों का जो रिजल्ट निकलता है वो सिंपली हम a + b के साथ निकाल सकते हैं। दोनों को आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 हो तो उस केस में आप रिजल्टेंट जो निकालते हैं वो सिंपली निकलता है a² प्लस में b²। लेकिन अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो होता है a - b। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर आपको याद होंगी तो इस तरीके से आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस कंडीशन से जो रिजल्ट निकली वो रिजल्ट ये निकली कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो सकते हैं। किस केस में, इस केस में। इसमें क्या हुआ था, गाड़ी ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया था। तो जब भी कोई मूविंग पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा तो उस कंडीशन में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम वैल्यूज आएंगे। तो हम कह सकते हैं इफ मूविंग ऑब्जेक्ट doesn't change its direction तो उस केस में डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज जो होगा वो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ये चीज़ जो है हमें पता होनी चाहिए। अच्छा जी,
यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का हमें जो फार्मूला एक मिला डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का एक फार्मूला, तो हमें ये मिल गया R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। लेकिन अगर आपको पता हो कि डिस्प्लेसमेंट जो था बेसिकली वो था चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन था R2 माइनस R1। अगर हमें क्वेश्चन कंपोनेंट सिस्टम में दिया जाए तो कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब R1 और R2 आपको एक नंबर के फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। अगर R1 और R2 अगर हमें कंपोनेंट्स में दिया जाए तो आप फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इस्तेमाल करेंगे हम फॉर कंपोनेंट, फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उस केस में। और ये आप इस्तेमाल करेंगे जब R1 R2 का 10 15 20 किलोमीटर जो इस तरीके से वैल्यू फिक्स वैल्यू दिया जाए तो आप ये, और जब कंपोनेंट्स दिए जाएँ तो आप फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके जी, तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे एक ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट की पोजीशन हमें बताई जा रही है इस के रेस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमें बताया जा रहा है ये एक पॉइंट है P, जिसकी पहली पोजीशन जो R1 है वो हमें बताई जा रही है 2I प्लस 4J माइनस 6K। ये इसकी पहली पोजीशन है। कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन चेंज हो गई P से लेके Q तक। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो चेंज आई उसको हम कहेंगे R2, जो सेकंड पोजीशन फाइनल पोजीशन थी वो हमें बताई जा रही है 4I प्लस 2J प्लस 8K। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड करें इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमसे पूछा जा रहा है इसकी चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन हम कैसे मालूम करेंगे? अब अगर आप गौर से देखें तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, चेंज इन पोजीशन बराबर था R2 माइनस में R1। अब यहाँ पे R आपको गिवन है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा R, पहले आप R2 का वैल्यू रखेंगे। R2 किसके बराबर हो जाएगा, X2I प्लस Y2J प्लस Z2K। ये हमें R2 को हमने रिजोल्व कर दिया कंपोनेंट सिस्टम में, माइनस की निशानी लगाएंगे। अब R1 का वैल्यू रखेंगे, R1 यानी कि X1I प्लस Y1J प्लस Z1K। अब हम क्या करते हैं, फाइनल को माइनस करते हैं इनिशियल के साथ। तो आपको बताया फाइनल का आपके पास x का कंपोनेंट भी है, तो x फाइनल माइनस हो जाएगा x इनिशियल के साथ, y फाइनल माइनस हो जाएगा y इनिशियल के साथ, और z फाइनल माइनस हो जाएगा z इनिशियल के साथ। तो डेल्टा r का हमें फार्मूला मिल जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। तो ये एक फार्मूला आपको याद करना चाहिए जब भी आपसे चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सिस्टम कंडीशन में जब आपको वैल्यू दिए जाए तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पोजीशन हमें मिल जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अगर आप देखें, अच्छा ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये जो दो दिए गए बेसिकली ये x का वैल्यू होगा और 4 जो है y का और 6 जो है ये z का। अब यहाँ पे 1 लगाया हुआ है तो ये x1 y1 और z1। यहाँ पे अगर 2 लगाया गया है तो ये x2 और y2 और ये बन जाएगा z2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें, x2 का वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, x2 का वैल्यू है 4 माइनस x1 का जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 2 माइनस 2, ये हो जाएगा i प्लस y2 का वैल्यू अगर आप चेक करें तो y2 का यहाँ पे वैल्यू है -2 ये माइनस फार्मूले की y1 का वैल्यू यहाँ पे 4, तो ये बन जाएगा j प्लस। अब हम रखेंगे z का वैल्यू, तो z2 का वैल्यू है यहाँ पे 8 माइनस, और यहाँ पे z1 का वैल्यू जो है -6 है, तो माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा k। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको फर्दर हम, तो ये कितना बन जाएगा 4 माइनस 2 इट विल बिकम आउट 2i प्लस ये ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा -6j प्लस ये कितने बन जाएंगे 6 12 2 14, ये बन जाएगा 18k। तो फाइनल आंसर हमें मिल गया है इसका 2i माइनस 6j प्लस 14k। अगर हमसे सिंपली चेंज इन पोजीशन पूछा जाए तो इसका आंसर ये आ गया। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो हमें पता है कि जब भी आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट का तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में कंपोनेंट्स वाली कंडीशन में तो आप फार्मूला लगाएंगे x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ये 2x का वैल्यू 6y और 14 जो है वो z का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो सबको यहाँ पे पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, 6 का स्क्वायर बन जाएगा 3696, ठीक है। इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ पे हम अंडर रूट, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा जाएगा 236 जो है इसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इन मीटर्स। तो ये हमें फाइनल जो है इसका आंसर मिल गया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो है चेंज इन पोजीशन का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं अलग अलग केसेस में। ओके जी, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये कब हुआ था, ये हुआ था स्ट्रेट लाइन मोशन में, स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। लेकिन अगर आप किसी दूसरे केस की बात करें तो उस कंडीशन में डिस्टेंस जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो ऑलवेज लेस देन होगा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आगे। डिस्प्लेसमेंट के जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड आल्सो नेगेटिव। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड। जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो डेफिनेटली जीरो होगा, लेकिन ड्यूरिंग मोशन भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। वो कब होगा, जब पार्टिकल रिटर्न हो अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो इफ़ पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल position then
डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको समझ एग्जाम्पल के थ्रू समझें, ड्यूरिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपने पढ़ा होगा, जब भी एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा या वन वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो वन वाइब्रेशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिलेगा वो होगा जीरो। या फॉर वन कंप्लीट साइकिल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा जीरो। कैसे? मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके पार्टिकल गया और फिर वापस यहीं पे आ गया, तो यहाँ से लेके ये इसकी इनिशियल पोजीशन, और जब वापस आएगा तो यही होगी इसकी फाइनल पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर था R2 - R1 के। अब इनिशियल पोजीशन भी यही और फाइनल पोजीशन भी यही, तो हम कह सकते हैं R2 = R1, दोनों पोजीशन सेम है तो R कहलवा सकती हैं। तो R - R आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? सिंपली जीरो। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर ये एक गाड़ी है, ठीक है, जो आगे जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट। तो जब ईस्ट की तरफ जा रही है, सपोज करें ये आगे गई 10 किलोमीटर, कुछ टाइम के बाद इसने टर्न लेके फिर से वापस आ गई। तो जब गाड़ी ये वापस आएगी तो सपोज करते हैं फिर से इसने 10 किलोमीटर जो है वो लेंथ कवर की, लेकिन अभी इसने कवर की है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो हमें बताना है इसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, तो हम कहेंगे चेंज इन पोजीशन R2 - R1 के बराबर होती है। तो ये कहलवाएगी इसकी इनिशियल पोजीशन और ये थी इसकी फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन है इसकी 10 किलोमीटर माइनस इनिशियल पोजीशन भी जो है इसकी है वो 10 किलोमीटर। तो 10 - 10 कितना बन जाएगा? जीरो। या आप इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। मैंने एक फार्मूला यहाँ पे आपको पढ़ाया था, ठीक है, कहाँ गया ये फार्मूला, हमने यहाँ पे लिखा था R1² + R2² + 2R1 R2 cos थीटा। यहाँ पे एक चीज़ मैंने और यहाँ पे लिखी थी कि जब भी एंगल 180 हो तो उस केस में आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? A - B। तो दोनों वैल्यूज़ को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। तो थीटा जो होती है वो एंगल होती है बेसिकली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अंदर। अगर आप यहाँ से देखें पार्टिकल पहले ईस्ट में गया है फिर वेस्ट में, तो यहाँ पे अपोजिट इन डायरेक्शन की बात हो रही है क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हुआ है ना, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो, जब रिवर्स हो, तो उस केस में एंगल जो है वो हम कंसीडर करते हैं 180 और रिजल्टेंट का फार्मूला बन जाता है A - B। तो A भी सेम B भी सेम, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 2। जब भी अगर आपसे कहा जाए दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है तो उनका नेट इफेक्ट कितना बनेगा? नेट इफेक्ट बनेगा जीरो। इस वजह से हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो हो क्लोज पाथ की अगर हम बात करें, क्लोज लूप की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, वाइल डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता ड्यूरिंग मोशन के। अब हम बात करेंगे सर्कुलर ट्रैक पे फॉर सर्कुलर पाथ। तो अगर हम सर्कुलर पाथ की बात करें तो हमारे पास जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूला भी हैं डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के लिए। तो अगर सर्कुलर ट्रैक की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आप एक सिंपल फार्मूले के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो होता है हमारे पास 2R sin θ/2। ये लाजमी नहीं कि आप यही फार्मूला लगाएं, अगर आप ये याद नहीं करना चाहते तो हमारे पास जो ऑथेंटिक फार्मूला था वो ये था R1² R2² + 2R1 R2 cos थीटा। ये इसका सिंपलेस्ट जो है ना फॉर्म है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हम जब भी सर्कुलर पाथ की बात करेंगे तो वहाँ पे जो पोजीशन होगी वो R1 और R2 दोनों रेडियस ही होंगे, ठीक है। तो जब भी दो वेक्टर्स सेम हो, जैसे यहाँ पे अगर R1 और R2 का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट करूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पार्टिकल गया, ठीक है, A से लेके B तक पार्टिकल गया, तो उस केस में हमें तो इसका मिनिमम लेंथ चाहिए, तो मिनिमम लेंथ तो ये होगी और ये यहाँ पे डायमीटर के थ्रू कवर हो रही है। तो ये अगर सेंटर हो गया तो ये पहली पोजीशन इसकी और ये फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे पहली पोजीशन भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड पोजीशन भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे जितने भी पोजीशन होंगी सर्कुलर ट्रैक के अंदर वो रेडियस ही होगा। तो रेडियस तो सर्कल के अंदर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे R1 और R2 दोनों जो हैं वो R को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम कह सकते हैं सिंपली ये बन जाएगा R² + R² + में 2, ये बन जाएगा R² एंड cos थीटा √ इसको सिंपली आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा 2R² + में 2R² इंटू cos थीटा। इस पर हमने √ लगा दिया। यहाँ से आप जो है 2R कॉमन ले सकते हैं, तो D बराबर हो जाएगा सिंपली 2R, यहाँ पे बच जाएगा 1 + में cos थीटा और यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर रूट के जरिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो 2R ब्रैकेट 1 + में cos थीटा। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2R sin θ/2। तो यहाँ तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करें या ये दोनों कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, डिस्कस करते हैं फॉर 1 साइकिल या 1 रिवोल्यूशन। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, जब भी आप 1 रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा 2πr के। लेकिन अगर हम हाफ साइकिल की बात करें, हाफ रिवोल्यूशन, अब अच्छा जी हाफ रिवोल्यूशन के अंदर अगर आप ये फार्मूला लिखें तो ये जो थीटा होती है यहाँ पे, अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो थीटा रिप्रेजेंट करेगी कि जो आप सर्कुलर ट्रैक कंसीडर करें तो उसमें जो रेडियस के बीच में जो पोजीशन के अंदर एंगल बनेगी वो उसको यहाँ पे थीटा के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इस कंडीशन में अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट साइकिल में एंगल कितनी बनेगी 360। तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते थे यहाँ पे। तो ये था फार्मूला 2R sin 360/2। तो ये बन जाएगा 2R 360 का हाफ कितना हो जाएगा sin 180। अब sin 180 जो है वो जीरो के बराबर होता है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे हाफ रिवोल्यूशन की बात करेंगे। तो जब आप हाफ रिवोल्यूशन की बात करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, सपोज करें पार्टिकल ए से स्टार्ट होकर बी तक गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये था इसका रेडियस। तो अगर आप गौर से देखें हमें तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो पहली पॉइंट ये, दूसरी पॉइंट ये, तो शॉर्टेस्ट जो होगी लेंथ तो वो यही होगी। अगर आप ये फार्मूला ना भी लिखें तो आप क्लियर बता सकते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो बनेगा 2R। लेकिन आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप वो फार्मूला लगाएं मैग्नीट्यूड वाला तो भी आंसर सेम ही आएगा। कैसे देखें,
पहला डिस्टेंस अगर हम इसको R1 और इसको R2 कंसीडर करें इस केस के अंदर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये पहली पोजीशन पार्टिकल की, क्योंकि आप इसको सेंटर से देखेंगे ना, तो ये इसकी पहली पोजीशन और ये इसकी दूसरी पोजीशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ए पे जो पोजीशन थी वो ईस्ट की तरफ थी, और बी तक पहुँचने पे इसकी जो पोजीशन है वो वेस्ट की तरफ हो गई। तो यहाँ पे एंगल कितनी कवर होगी? एंगल होगी 180 कवर। फार्मूला लगा सकते हैं 2r sin θ/2। तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड 2r sin, एंगल हमें पता है यहाँ से बेटा एंगल थी 180 डिवाइड बाई 2, तो ये हाफ हो जाएगा, ये बन जाएगा 90, और साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो इसका कंप्लीट आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2r, तो ये सिंपली बन जाएगा यहाँ पे 2r। ओके, जब अगर हम यहाँ पे इसके डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना बन जाएगा? पिछले हमने डिस्कस किया था, वो था पाई r। ओके जी, अब आते हैं फॉर 3/4 रिवोल्यूशन। अगर पार्टिकल ए से लेके बी तक गया लेकिन कंप्लीट सर्किल इसने कंप्लीट नहीं किया, 75% सर्किल कंप्लीट किया है 3/4 रिवोल्यूशन या साइकिल, तो उस कंडीशन में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? पहली पोजीशन ये, अब दूसरी पोजीशन ये। अब आप इसको दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ए से लेके बी तक देखें तो इनिशियल ये और फाइनल ये, एंगल कितनी बन रही है? 90। दूसरा आप ये एंगल कंसीडर कर सकते हैं जो होगी 270। तो दोनों तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 2r sin θ/2 फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2r sin। अगर आप यहाँ पे 90 रखें तो 90/2 ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगी एंगल 45। देयरफॉर sin 45 जो है बेटा वो बराबर होता है 1/√2 यानी कि 0.707 के। तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2r, और ये बन जाएगा 1/√2। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को √2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये बन जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाई 2r डिवाइड बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2। तो √2 दोनों कॉमन है, ये बन जाएगा सिंपली 2√2r डिवाइड बाई 2 में से कैंसिल। तो डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, वो बन जाएगा यहाँ पे सिंपली √2r। ठीक है, यहाँ पे शायद चीज़ ये आपको दिखाई नहीं दी होगी, तो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए से लेके बी तक जो पार्टिकल गया था, ठीक है, जो इसने कवर किया था 3/4 या 75 सर्किल, तो उस कंडीशन में हमने कहा कि यहाँ तो एंगल आप 270 लें, ये जर्नी आप कंसीडर करें। यहाँ आप कह सकते हैं ए से लेके बी तक हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, तो ए से लेके बी तक जो शॉर्टेस्ट लेंथ बनेगी वो ये होगी, और एंगल बन रही है यहाँ पे 90। तो मैंने फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया 2r sin θ/2 जो बराबर था 2r sin θ के। तो इस कंडीशन में एंगल हमने पुट की 90/2 जिसका हाफ बन जाएगा 45। sin 45 बराबर होता है 1/√2 के, जो बराबर होता है 0.707 के। तो हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया 2r से मैंने सेम sin 45 का वैल्यू रखा 1/√2। इस इक्वेशन को √2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो इससे क्या होगा? ये दोनों कॉमन निकल गए, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 2 आंसर आ गया यहाँ से 1। तो फर्दर ऊपर जो चीज़ बची वो थी √2r। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस इसका बनेगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2r। तो ये 75 सर्किल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने पढ़ा था कि बेटा कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता ड्यूरिंग मोशन। अगर हम यही चीज़ डिस्प्लेसमेंट के लिए करें तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड विथ रिस्पेक्ट टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, कैसे रिड्यूस हो सकता है? साल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक मिसाल लूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट है जो गाड़ी आगे जा रही है, इसने डिस्प्लेसमेंट लेंथ कवर की 20 किलोमीटर, कुछ टाइम के बाद इसने यू टर्न लिया और बैक हो गई 10 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ ए से लेके सी तक जब गाड़ी गई तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? तो आप कहेंगे चेंज इन पोजीशन R2 माइनस में R1। तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो तो है 10, और इनिशियल पोजीशन जो है वो थी इसकी 20। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा? -10 किलोमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी गई तो 30 है, लेकिन बताइए कितना हमें यहाँ पे वैल्यू आ रहा है? -10 किलोमीटर। एक चीज़ और, यहाँ से एक चीज़ हमें ये पता चल गई कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव इन अ वैल्यू, निगेटिव इन वैल्यू। एक चीज़ और याद करेंगे, यहाँ पे माइनस जो साइन है वो सिंपली रिप्रेजेंट करेगी अपोजिट इन डायरेक्शन को, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये चीज़ आप नोट भी कर सकते हैं। ए से लेके बी तक गाड़ी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में गई थी, और ये 10 किलोमीटर जो गाड़ी ने मुफासला तय किया है, डेफिनेटली उस वक्त गाड़ी का जो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। तो माइनस रिप्रेजेंट करेगी अपोजिट इन डायरेक्शन को। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ डिस्कस की कि डिस्टेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी जो है वो हो सकते हैं। अब इस पर कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर पूछे गए हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सपोज करें, ये क्वेश्चन मैंने डिस्टेंस में भी सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हम लिखेंगे। सपोज करें एक गाड़ी है जो ए से लेके बी तक जा रही है टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, और जब ये ईस्ट डायरेक्शन में गई तो इसने डिस्टेंस कवर किया 6 मीटर। फिर बी से लेके ये जा रही है सी तक। बी से लेके सी तक जो गाड़ी का डायरेक्शन है यहाँ पे वो है नॉर्थ, और ये ऊपर की तरफ गई है, सपोज करते हैं हम 3 किलोमीटर। फिर गाड़ी यहाँ से सीधी जा रही है डी पॉइंट तक। डी पॉइंट तक जो है इसका डायरेक्शन है वो फिर से हो रहा है ईस्ट। सो सी से लेके डी तक गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो अगेन है 2 मीटर। अब डी से लेके फिर गाड़ी ऊपर जा रही है ई की तरफ। ठीक है, सो डी से लेके ई तक गाड़ी का जो अभी डायरेक्शन है वो बन गया यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन, और डी से लेके ई तक गाड़ी ने जो लेंथ कवर की है वो है 4 किलोमीटर। लास्ट जो इसकी जर्नी है वो है ई से लेके एफ तक। अब ई से लेके एफ तक गाड़ी यहाँ तक आ गई। ठीक है, और इसने जो पाथ कवर किया अभी वो है 8 मीटर, और ये डायरेक्शन कहलवाएगा इसका वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें इसकी चेंज इन पोजीशन मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन हमने डिस्टेंस के लिए किया था, इसका आंसर आया था 23 मीटर।
आप पीछे वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। अब हमें यहाँ से चाहिए इसका डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कम आएगा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। चलो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के हमारे पास दो तरीके हैं। सबसे पहले जो आसान तरीका है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आप ए से लेके बी तक इसको देखें, ठीक है, सिंपली हमारे पास क्या होता है, जो चेंज इन पोजीशन होता है वो बराबर होता है R2 माइनस R1 के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो गाड़ी की जो पोजीशन चेंज हुई है, कुछ ऐसे डायरेक्शन है जिसमें गाड़ी एक डायरेक्शन में गई है, कुछ ऐसे डायरेक्शन जिसमें गाड़ी जो है रिवर्स डायरेक्शन में गई है। तो हमारे पास एक दूसरा फार्मूला भी था, ये फार्मूला था √R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर एंगल 0 डिग्री हो, ये 0 डिग्री का मतलब सेम इन डायरेक्शन, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो सिंपली बराबर होगा R1 प्लस R2। अगर थीटा 180 हो तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा R2 माइनस में R1। और अगर एंगल 90 डिग्री हो तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बन जाएगा √R1 स्क्वायर प्लस में R2 स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो डायरेक्शन चूज़ करेंगे जो सेम हो। जैसे कि यहाँ से अगर ए से लेकर बी तक देखें, अगर मैं यहाँ पे एक एक्सेस सिस्टम कंसीडर करूँ तो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये बन जाएगी जेड एक्सेस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो 6 मीटर है ये एक्स में कवर हुए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखें। और आपको पता होगा एक्स को हम डायरेक्शन देते हैं यूनिट वेक्टर आई के साथ, वाई को जे के साथ और जेड को के साथ। तो हम कह सकते हैं ये जो 6 मीटर था बेसिकली ये कवर हुआ है 6 आई डायरेक्शन में, एक्स एक्सेस में, आई का मतलब एक्स एक्सेस में। और ये जो 3 मीटर थे ये ऊपर की तरफ कवर हुआ है तो ये वाई का डायरेक्शन होगा, तो हम कह सकते हैं ये बन जाएगा 3J। 2 मीटर अब आप देख सकते हैं ईस्ट जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये बन जाएगा 2I। और ये जो 4 मीटर है ये गाड़ी ऊपर की तरफ गई है तो ये बन जाएगा 4J। और ये जो 8 मीटर है ये वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेस्ट का मतलब क्या होगा, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन है तो इसका अपोजिट जो होगा वो ये वेस्ट होगा और ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस को। तो ये हम लिख सकते हैं ये जो 8 बनेंगे ये -8I को रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल जो चेंज इन पोजीशन आएगी वो सबको हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 6I प्लस में गाड़ी ऊपर की तरफ कितनी गई थी 3J, फिर प्लस 2I प्लस 4J, लास्ट में -8K। तो यहाँ से I वाले I में ऐड हो जाएंगे, 6 + 2 ये बन जाएगा 8I माइनस में, अच्छा सॉरी ये ऐड I को रिप्रेजेंट करा है मैंने यहाँ पे K लिख दिया, ठीक है, तो ये I हो जाएगा -8I। अच्छा जी, और कितना और क्या बच रहा है यहाँ पे J, 3J और 4J, तो ये बन जाएगा प्लस में 7J। तो ये 8I प्लस के और 8I माइनस के ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल। सिंपली आंसर आ गया यहाँ पे 4J। यानी कि इसका मतलब ये था कि गाड़ी की जो पोजीशन सिंपली चेंज हुई है वो वाई एक्सिस में हुई है कितनी 7J। और यहाँ से आप क्लियर भी देख सकते हैं, ये अगर पॉइंट इसकी A थी और ये पॉइंट थी F, तो गाड़ी की पोजीशन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंज हुई है ना, ये वाली पोजीशन चेंज हुई है। और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि गाड़ी की अगर यहाँ से ऊपर कितना गया था 3, फिर कितना ऊपर गया 4, तो 3 और 4 कितने हो जाएंगे, सिंपली 7 के बराबर हो जाएंगे। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या था कि आप यहाँ से डायरेक्ट इसको ऐड करें। जैसे ये मैंने आपको फार्मूला बताया था, सेम इन डायरेक्शन का मतलब होगा R1 और R2। तो पहले आप वो डायरेक्शन ऐड करें जो सेम हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें A से लेकर B तक गाड़ी ईस्ट में गई है, फिर ईस्ट में गई थी C से लेकर D तक, तो हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C से लेकर D तक। तो A से लेकर B तक था 6 प्लस C से लेकर D तक जो आगे गई थी वो थी 2 मीटर, तो टोटल बन जाएगा 8 मीटर। ये सेम डायरेक्शन था। दूसरा सेम डायरेक्शन कौन सा था, B से लेकर C तक और यहाँ पे जो था D से लेकर E तक। तो हम लिख सकते हैं B से लेकर C तक और दूसरा जो डायरेक्शन था वो था D से लेकर E तक, ठीक है। सो B से लेकर C तक जो था वो था 3 और D से लेकर E तक था 4। तो टोटल कितना बन गया यहाँ पे 7 मीटर। तो इसका मतलब ये था कि गाड़ी एक्चुअल में जो आगे गई थी वो थी एक्स एक्सिस में कितनी आगे गई थी 8 मीटर, वाई एक्सिस में कितना आगे गई थी 7 मीटर और पीछे कितनी आई थी गाड़ी 8 मीटर। अब आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि हमने पढ़ा था कि गाड़ी जब रिटर्न आती हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। एक्स में ये गाड़ी कितनी गई थी 8 मीटर और नेगेटिव एक्स में कितनी गई है 8 मीटर, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाएगा। नेट डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा 7 मीटर। तो आप इसको सिंपली इसे भी शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये फार्मूला आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमने यहाँ पे दोनों मेथड के जरिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई किया। ओके जी, कुछ MD-CAT के क्वेश्चन जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो पिछले साल कुछ ईयर्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से पूछे गए हैं। जैसे कि MD-CAT 2017 में से 17 का एक क्वेश्चन था, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर एंड डिस्टेंस अलॉन्ग अ सर्किल। क्वेश्चन था रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस डायमीटर एंड डिस्टेंस अलॉन्ग अ सर्किल। इसके कुछ ऑप्शंस हमें दिए गए थे। पहला ऑप्शन सपोज करते हैं π/1, सेकेंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो है π/2 और थर्ड जो ऑप्शन है वो है π/1, π/2, 1/π और जो डी ऑप्शन है इसका वो हमारे पास जो है वो गिवन है यहाँ पे 3/π, ठीक है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डायमीटर एंड डिस्टेंस, इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सपोज करें एक पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक गया जो बेसिकली डायमीटर के अलॉन्ग जा रहा है, तो उस केस में हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो चाहिए। बट हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग सिंपली यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा था 2r sin θ/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आधा सर्किल कंप्लीट हो रहा है तो एंगल बनेगी 180। इस केस में 2r ये एंगल थी sin
180/2, 180/2 बन रहा था 90, और 90 sin 90 बराबर होता है 1 के। तो डिस्प्लेसमेंट का यहाँ से हमें वैल्यू मिला था 2r। ये पीछे मैंने सॉल्व भी करवाए हैं, ठीक है, तो दोबारा मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको ये इजीली आपसे हल हो जाए। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला होता है n × सर्कमफ्रेंस। तो कितना सर्किल इसने कंप्लीट किया है, आधा, तो 1/2 × 2πr, 2 में से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया πr। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशो चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे बराबर था 2r, और डिस्टेंस जो है वो बराबर है सिंपली πr के साथ। यहाँ से r कैंसिल, फाइनल आंसर आ जाएगा 2/π, इसका रेशो आ गया 2/π। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे 2/π। अच्छा, ये तो इसको हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे 2/π के साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका डी बन जाएगा 2/π, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन MDCAT रीटेक जो हुआ था 2017, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। द वैल्यू ऑफ अ रेशो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ऑप्शन ए लेस देन 1, ऑप्शन बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ऑप्शन सी लेस देन आर इक्वल्स टू 1, या ऑप्शन डी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशो क्या होगा, अभी हमने डिस्कस किया था बेटा, जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन यहाँ पे इससे रिवर्स पूछा जा रहा है। अगर हम इसकी रेशो की बात करें तो डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का तो रेशो ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। लेकिन अगर आपसे रेशो यहाँ पे पूछा रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम इसका रेशो निकालें तो ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन आर इक्वल्स टू 1। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे सी। तो सी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। A boy move 4 मीटर along the east, एक बॉय है जो 4 मीटर जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसके बाद टर्न हो रहा है, देन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट एंड कवर 12 मीटर, देन क्लाइम ऑन अ पोल ऑफ अ हाइट 3 मीटर, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो हमें मालूम करना है इस केस में। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम यहाँ पे एक सिस्टम बनाएंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये लाइन x, y और ये लाइन z को रिप्रेजेंट करेगी। x को डायरेक्शन देने के लिए i यूनिट वेक्टर, y को डायरेक्शन देने के लिए j, और z को डायरेक्शन देने के लिए हम k वेक्टर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, उसके साथ यहाँ पे हमें जो है पोल्स को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन कहलाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो हमसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सपोज करें यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, ये सपोज करें एक पोल है, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो यहाँ से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले वो 4 मीटर जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो हम लिख सकते हैं ये गया यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर ईस्ट की तरफ। उसके बाद वो टर्न हो रहा है लेफ्ट की तरफ। तो अगर आप इसको देखें तो लेफ्ट का जो डायरेक्शन होगा, अगर ये x है और ये y है, ठीक है, ये x और ये y को रिप्रेजेंट, y यानी कि ऊपर हो गया, तो इसका जो टर्न लेफ्ट होगा वो डेफिनेटली ये डायरेक्शन होगा, z एक्सिस। अगर ये z पॉजिटिव है तो ये z नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। कितना गया है यहाँ पे, ये गया है 12 मीटर, ठीक है। तो 12 मीटर ये गया बेसिकली नेगेटिव z एक्सिस की तरफ। उसके बाद ये इस पोल की तरफ पहुँच गया, फिर ये ऊपर चढ़ा है। कितना ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ से 3 मीटर। तो हम कह सकते हैं जो 4 मीटर ईस्ट की तरफ गया था ये बेसिकली 4i को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ईस्ट जो है वो एक्सिस को रिप्रेजेंट करिए। और जो 12 मीटर ये जो गया था वो गया था z एक्सिस की तरफ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो 12 मीटर है ये रिप्रेजेंट करे z नेगेटिव को। तो z अगर पॉजिटिव होती तो k इस्तेमाल करते, नेगेटिव है तो माइनस k इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिख सकते हैं -12 के मीटर जो है वो मूव किया इसने z एक्सिस की तरफ। उसके बाद ऊपर गया है 3 मीटर, ऊपर की तरफ जो एक्सिस है वो है y एक्सिस। तो हम कह सकते हैं ये जो 3 मीटर है ये रिप्रेजेंट करेंगे 3j को। तो हमारे पास एक फार्मूला था सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो चेंज इन पोजीशन, पहले इसने 4 मीटर कवर किए 4i, उसके बाद ये जो ऊपर की तरफ गया था y एक्सिस में कितना गया था 3, तो ये प्लस के 3j, और z में कितना गया था ये -12 के। तो ये हमें चेंज इन पोजीशन मिल गया। लेकिन हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, तो बेटा मैग्नीट्यूड का हमारे पास सिंपली फार्मूला होता है x² + y² प्लस में z²। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर 9, और -12 का स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा 144। दोनों को ऐड करेंगे 25, तो ये बन जाएगा 169, तो ये बन जाएगी 130। अगर इसका हम अंडर रूट निकालें तो ये बन जाएगा 13, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 13 निकल रहा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम इसको स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।